हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसे गोरख राशिस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने प्राचीन भारत प्रारंभ किया था। एक और हम स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में अब तक के हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ चुके थे, जिसके जिसके अंदर हमने शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, वकाटक वंश, आंध्र इक्ष्वाकु वंश, इन सभी वंशों को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आप जाके अगर आपने नहीं देखा है तो आप इनको जाकर पढ़ सकते हो, हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और जैसे कि पता है आपको, जितना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखते हो कि इतना सारा कंटेंट जो मैं 10 मिनट में दे रहा हूँ, इस कंटेंट को जो करवाने के लिए जो टीचर्स 3 से 4 वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले से लिख कर ला रहा हूँ, तो इससे थोड़ा आसानी पड़ रहा है और कम समय में हो रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन से करने से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं गुप्त काल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मौर्य वंश जब आया था, तो मौर्य वंश एक केंद्र सत्ता स्थापित किया था और संपूर्ण भारत पर लगभग उनका आधिपत्य हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद कोई वंश ऐसा नहीं आया जिनने केंद्र सत्ता स्थापित की और संपूर्ण भारत पर आधिपत्य किया हो। तो इसमें आपके छोटे छोटे राजवंश उदय होते हैं। ठीक है, मौर्य वंश के बाद तो फिर पुनः एक बार और केंद्र सत्ता स्थापित होती है गुप्त वंश के द्वारा। गुप्त वंश भी बिल्कुल मौर्य वंश की तरह ही एक केंद्र सत्ता स्थापित की और संपूर्ण भारत पर लगभग उन्होंने अधिकार किया। ठीक है, पहले सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त काल यानी गुप्त वंश के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो गुप्त वंश के बारे में आपको सबसे पहले जो जानकारी जो मिलती है आपको, वो देखने को मिलती है आपको 2 स्रोत से। जैसे कि आप जानते हो, एक साहित्यिक होता है, एक आपका पुरातात्विक होता है। साहित्यिक स्रोत में आप देख सकते हो, आपका ये बहुत सारी पुस्तकों के नाम मैंने लिखे हैं जिनमें आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और पुरातात्विक में आपको अभिलेख मिलते हैं। तो इस वंश के सर्वाधिक अभिलेख यानी 50 से ज़्यादा अभिलेख देखने को मिलते हैं, जिनसे आपको इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और पुस्तक की बात करें तो पुराण में आपको जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में। देवी चंद्रगुप्तम, जो कि इसके द्वारा लिखी, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और कालिदास की रचनाएं देखने को मिलती है। मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। और कामसूत्र, जो कि वात्स्यायन कृत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आप देख सकते हो विदेशी यात्री जैसे कि फाहियान आया, हैंसवैंग आया, इनके द्वारा भी आपके जानकारी देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त की एक पर्याप्त प्रशस्ति है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें भी आपके गुप्त वंश के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी का गुहालेख, वहाँ से आपको जानकारी देखने को मिलती है। और स्कंदगुप्त का भीतरीय स्तंभ लेख, यहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, इससे आपको सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण इसने करवाया था, तो इसकी भी जानकारी आपको मिलती है। अब हम पढ़ते हैं इस वंश के महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शासकों में सबसे पहले इसमें जिक्र आता है आपका श्रीगुप्त का, जिनका कार्यकाल 275 से 300 ईस्वी तक के था। ठीक है, यही इस वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखा, संस्थापक है। और ये आपको कहाँ लिखा मिला है? ये मिला है आपको प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवा गई थी और लिखने वाले थे हरिसेन, जो कि इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, बात करते हैं चीनी यात्री इत्सिंग, जो 671 695 तक के भारत में रहा। इसने भी श्रीगुप्त का उल्लेख किया है। ठीक है, और जो बात करते हैं श्रीगुप्त, इसकी जो मुद्रा थी, इनकी मुद्राओं पर आपको गुप्तस्य या श्रीगुप्तस्य लिखा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद के सेकंड जो दूसरे इनके शासक आते हैं वो होते हैं घटोत्कच, जिनका कार्यकाल 300 से 319 तक रहा। स्कंदगुप्त के सुपैया अभिलेख, स्कंदगुप्त जो इसी वंश का शासक है, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उनका एक सुपैया अभिलेख उन्होंने लिखवाया था, क्योंकि सर्वाधिक अभिलेख अगर किसी शासक के द्वारा लिखवाए गए वो होते स्कंदगुप्त। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनका जो सुपैया अभिलेख है और प्रभावती गुप्त जो है, इनका जो ताम्र पत्र अभिलेख है, इनसे आपको पता लगता है कि घटोत्कच इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो आप कह सकते हो श्रीगुप्त भी इस वंश का संस्थापक था या घटोत्कच। जो भी क्वेश्चन मिले आपको, जो पहले मिले आपको वो टिक करना। आप श्रीगुप्त टिक करना। ठीक है, अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में ना हो तब जाकर आप घटोत्कच को टिक करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं घटोत्कच के द्वारा उपाधि ली गई। इस उपाधि का नाम था महाराज। महाराज करके इन्होंने उपाधि ली थी। उसके बाद इस वंश के अगले शासक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, यानी जो प्रतापी शासकों की लिस्ट शुरू हो जाती है इसमें। अब पहले आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका कार्यकाल 319 से 350 तक के था, याद रखना। ठीक है, इसी समय ये आप विक्रम संवत 320 में शुरू करते हैं।
क्या शुरू करते हैं, 320 में विक्रम संवत शुरू करते हैं। ठीक है, या उसे बोल सकते हो गुप्त संवत, क्या बोल सकते हो, गुप्त संवत। ठीक है, इनके द्वारा एक उपाधि ली जाती है जिसको बोलते हैं महाराजा धीराजा की उपाधि लेते हैं। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। ठीक है, जिनसे इनका पुत्र होता है जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, ये भी हो सकता है इस वंश का। और इस अवसर पर वे सोने के सिक्के भी चलवाते हैं। ठीक है, और अंतिम समय में ये संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है। ठीक है, जिनका कार्यकाल 350 से 375 तक रहा। ठीक है, इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अखंडने वाले कौन थे, हरिसेन, जो इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, बात करते हैं समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया, यानी गुप्त वंश को सर्वाधिक विस्तार अगर किसी शासक के द्वारा किया गया वो थे आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, इनका जो विस्तार है, मतलब इन्होंने जो विस्तार किया, जिन्होंने आधिपत्य किया, जिस तरह इन्होंने साम्राज्य को बड़ा किया, तो उसके लिए इनको अभियान को आप 5 चरणों में बांट सकते हो। ठीक है, उन 5 चरणों को देखते हैं। ठीक है, आपके पहले चरण में आते हैं आपके, देखो इन चरणों की नीतियों के नाम है, तो नीति के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखो प्रथम चरण जो है आपका, इसमें नीति बोलते हैं राज्य प्रस्भोरण की नीति। ठीक है, तो आप याद रखना, राज्य प्रस्भोषण की नीति, इसका मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया था, आर्यव्रत के, इसके तहत इन्होंने आर्यव्रत के 9 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, उन 9 राजाओं में प्रमुख थे गणपति, पहले मथुरा के शासक थे, दूसरे थे अच्युत्यदेव जो अक्षत्र के शासक थे, तीसरे थे नागदत्त जो कि विदिशा के शासक थे। ये 3 महत्वपूर्ण है, 9 राजाओं को इन्होंने हराया था, इसको आप याद रखना। द्वितीय चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण में इन्होंने सर्व कर दाना ज्ञानकरण की नीति के तहत इन्होंने द्वितीय चरण अभियान चलाया, जिसमें इन्होंने 9 गणराज्यों को जीता। उन गणराज्यों में प्रमुख थे योद्धे, मालवा, अर्जुनायन। ठीक है, तो ये इनका द्वितीय अभियान था। बात करते हैं तृतीय अभियान। तृतीय अभियान इनका जो था वो था, उसकी नीति को बोलते हैं परिचारिकीकृत बोलते हैं। ठीक है, इस समय इन्होंने क्या किया था, एक आठविक करके जनजाति थी वन्य, इस पर इन्होंने पराजित किया था। अब बात करते हैं इनकी चौथे चरण की। चौथे चरण में इनकी नीति को बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, इसकी नीति के तहत ये दक्कन के 12 राज्यों को जीतते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, जिसके 5 चरण पढ़ रहे हो आप, इनके इन 5 चरणों पर क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि भैया कि दक्कन के 12 राज्यों को उन्होंने कौन से चरण के अभियान द्वारा या किस नीति के अभियान के द्वारा इन्होंने इस पर जीत हासिल की थी। ठीक है, 5वें चरण की बात करें, 5वें चरण में आपको मिलते हैं कन्योपायन की नीति मिलती है। इसमें इन्होंने क्या कहा था, जो पश्चिमी सीमा पर रहने वाले यानी पंजाब तक्षशिला के क्षेत्र पर रहने वाले जो थे कुषाण शासक, शक शासक, मरुदंड और सिंगलद्वीप, इन सभी को भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद करते हैं इस विजय, जब ये 5वां अभियान कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ये करवाते हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, और उपाधि लेते हैं कविराज और परम भागवत। और इस समय जो सुप्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था वो था ताम्रलिप्ति। क्या नाम था उसका, ताम्रलिप्ति, जो पड़ता था आपका पूर्वी बंगाल में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस वंश में अगले शासक आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो ये भी एक बहुत महान शासक थे। इनके द्वारा भी साम्राज्य विस्तारित किया गया। वैसे बात करें इनके बचपन का नाम, जो मूल नाम हुआ करता वो देवराज या देवगुप्त हुआ करता था। ठीक है, और साहित्य एवं सिक्कों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद, देखो इनके सिक्कों से, और एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, जिनका बड़े पुत्र का नाम था रामगुप्त और छोटे पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के जो बड़े पुत्र थे रामगुप्त, वे शासक बनते हैं। ठीक है, ये लिखा है, देखो देवी चंद्रगुप्तम में क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त जो इनके पुत्र रामगुप्त शासक बनते हैं, तो चंद्रगुप्त के द्वारा रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। चंद्रगुप्त कौन से, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनके द्वारा रामगुप्त यानी अपने भाई की हत्या कर दी जाती है। कारण क्या लिखा है इसमें कि रामगुप्त जो थे वो शक शासक से पराजित हो जाते हैं। किससे पराजित, शक शासक से पराजित हो जाते हैं, जिस कारण ये उस शर्त के अनुसार ये अपनी पत्नी यानी जो रामगुप्त थे उनकी पत्नी ध्रुव देवी, उनको सौंपने को तैयार हो जाते हैं शक शासक को। ये बात जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है, वे अपने भाई को भी मार देते हैं और साथ में शक शासक को भी पराजित कर देते हैं और उनकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं। फिर इन्होंने एक राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। किससे किया, कुबेर नागा से विवाह किया। ठीक है, यानी नाग जो जाति थी उनसे भी
वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन साकिम जो कि वाकाटक वंश के शासक थे इनसे इन्होंने किया, ठीक है। बात करते हैं गुजरात के शकों को इन्होंने पराजित किया और उपाधि लेते हैं साकरी। देखो शक को पराजित किया गुजरात के, इसलिए साकरी उपाधि और विक्रमादित्य उपाधि इन्होंने ली। चीनी यात्री जो फाहियान था ये इसी समय इनके काल में ही भारत में आता है 399 ईस्वी, ठीक है। और महरौली में लोह स्तंभ बनवाया इन्होंने। महरौली में लोह स्तंभ किसने बनवाया, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया। और पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे इस समय गुप्त काल में, ठीक है। और इनके दरबार में नवरत्न थे, ठीक है, 9 दिग्गज जिन्हें बोल सकते हो आप। कालिदास जी, धन्वंतरी, छपनक, ठीक है, धन्वंतरी इनके चिकित्सक थे, ठीक है। शंकु, बेताल भट्ट, वररुचि, अमर सिंह की पुस्तक है अमरकोश, ठीक है। घटक पर्व और वरामीर, ठीक है, ये इस वंश के क्या थे, प्रमुख इनके नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है। इस वंश में आगे चलकर फिर आते हैं कुमार गुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही पुत्र थे, ठीक है। तो इनके द्वारा इनका शासन पीरियड देखते हैं क्या था, 415-454 तक रहा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय अगर जाता है किसी को तो ये इन्हीं को जाता है। इन्होंने अपने सिंकों पर मोर आकृति देखने को मिलती है, ठीक है, 2 महत्वपूर्ण है इनके लिए। और इनके द्वारा 18 अभिलेख देखने को मिलते हैं। मंदसौर का प्राशस्त्य अभिलेख जो एमपी में पड़ता है, मंदसौर वाला, इससे आपको पता लगता है कि रेशम बुनकर का व्यवसाय यानी रेशम के का व्यवसाय हुआ करता था, ठीक है। और ये मंदसौर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई, ये वत्स भट्टी ने बनवाई, ठीक है, समझ गए। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं आपके स्कंदगुप्त, इस वंश के अगले शासक जो 455 से 467 ईस्वी तक इनका शासन रहा, ठीक है। तो इनके बारे में क्या पता लगता है आपको, ठीक है। स्कंदगुप्त हुन्नों का आक्रमण हुआ। हुन कहाँ से आए थे, मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकता है कि हुन जो थे कौन जाति से, ये बर्बर जाति से थे, ठीक है। और मलच्छों पर विजय पाई इन्होंने और हुन्नों पर विजय पाई, ये लिखा है आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ पड़ता है गिरनार यानी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और इनके गवर्नर जिसका नाम प्रणदत्त था और इनके पुत्र जो थे चक्रपालित, इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी, ठीक है। बात करते हैं इस वंश के अगले शासक जिसका नाम था भानुगुप्त, ठीक है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये याद रखना कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, क्वेश्चन डायरेक्ट रखता है, ठीक है। एरन अभिलेख से आपको क्या पता लगता है कि ये 510 में बनवाया गया था। इससे पता लगता है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किससे पता चला, आपको एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। इनको बालादित्य नाम से भी जाना जाता है। और हैंसवैंग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बालादित्य ने हुन्नों के नेता मिहिर कुल को पराजित किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं इस वंश के अंतिम शासक जो थे विष्णुगुप्त तृतीय थे, जो कि अंतिम शासक थे, ठीक है। अब जानते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गुप्तकालीन प्रशासन में आप देख सकते हो एक ही व्यक्ति को अनेक पद देखने को मिलते हैं, यानी एक व्यक्ति के पास अनेक पद थे, ये प्रमाण आपको मिलता है। जैसे कि हरिसेन, जो हरिसेन थे इनके पास कुमार रमात्य और संधि विग्राहिक और महादंड नायक मतलब न्यायाधीश, संधि विग्राहिक का मतलब युद्ध शांति का अधिकारी, और कुमार मात्यन सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ये पद हरिसेन के पास थे, ठीक है। बात करें अगले, सम्राट जो होता था वो सर्वोच्च न्यायाधिपति होता था, ठीक है। अगली बात करें दीवानी और फौजदार। दीवानी का मतलब हो गया आपका व्यवहार विधि और फौजदारी का मतलब होगा दंड विधि, ठीक है। ये कानून अलग अलग हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि इनका जो प्रांत था, इनका पूरा साम्राज्य जो था वो किस तरह से विभाजित था। तो देखो एक केंद्र में थे, केंद्र में आप जानते हो केंद्र में आपके सम्राट हुआ करते थे, ठीक है, सम्राट, ठीक है, सम्राट हुआ करते थे, ठीक है। और केंद्र जो बटा हुआ था आपका वो बटा था प्रांतों में, किसमें बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था। अब प्रांत को वो बोलते थे भुक्ति। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इस गुप्त काल के समय प्रांतों को क्या बोला जाता, भुक्ति कहा जाता, और जो उसका अधिकारी होता था उसको बोलते थे उपरिक। क्या बोलते थे, उपरिक। फिर प्रांत जो जिलों में बटे हुए थे, जिलों को आप विषय बोलते थे उस समय।
ठीक है। उसका जो प्रमुख होता है उनको विषयपति या फिर कुमार मात्य सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। कार्यालय के लिए वे अधिष्ठान शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है। और जो विषयपति होता है इनको सलाह देने के लिए एक इन्होंने क्या परिषद बना रखी थी, जिस परिषद का नाम था, सॉरी, जिस परिषद के जो प्रमुख होते थे वे होते थे नगरपति। ठीक है। और नगरपति जो बनते थे वे 5 साल के लिए बनते थे। ठीक है। जिला यानी विषय जो विधि में विभाजित था, विधि का जो प्रधान अधिकारी होता था उसका नाम था प्रधान आयुक्त। ठीक है। अब विधि जो ग्रामों में विभाजित थे, अब ग्राम का जो अधिकारी होता था उसको ग्रामिक बोलते थे, ग्रामपति बोलते थे या महत्तर बोलते थे। महत्तर बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना। ठीक है। अब भूमि कर की बात करें, उससे भूमि कर जो हुआ करता 1/4 से 1/6 के मध्य हुआ करता था। ठीक है, इसको याद रखना। और किसान के लिए 2 तरह के कर लेते थे, एक नगद और एक लेते थे अन्न वाला। अन्न वाले को मैं बोलते थे और नगद वाले को हिन्ने बोलते थे। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है। अब गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं, यानी उस समय जो अधिकारी होते थे उनके लिए क्या शब्दावली का प्रयोग करते थे। ठीक है, शब्दावली भी क्वेश्चन पेपर में आती है भैया। ठीक है। तो जैसे कुमार मात्य का मतलब सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, महादंड नायक न्यायाधीश को बोलते थे, संधि विग्राहक बोलते थे, युद्ध एवं सात्विक अधिकारी, महाबलाक अधिकृत जो था सेनापति होता था, प्रतिहार जो राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र रक्षक होते थे, और महाप्रतिहार संपूर्ण राज्य महल का संरक्षक होता था, और महाअक्षपटलिक जो होता था लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और सार्थवाहक जो होता था व्यापारियों की समिति का मुखिया होता था। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन समाज। ठीक है, गुप्तकालीन समाज के बारे में जानते हैं। देखो, आप जैसे कि जानते हो कि जो मनुस्मृति है वो इसी समय लिखी गई थी, और याज्ञवल्क्य स्मृति भी इसी समय लिखी थी। तो याज्ञवल्क्य स्मृति से आपके महिलाओं को संपत्ति का अधिकार बताया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि किस स्मृति में आपके महिलाओं को संपत्ति का अधिकार बताया गया है। ये आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया। देवदासी प्रथा देखने को मिलती है। देवदासी प्रथा मेघदूत से हमें जानकारी मिलती है। मेघदूत की किसकी करती थी, ये लिखी थी आपकी कालिदास जी के द्वारा। ठीक है। और दूसरे अवगुंठन, अवगुंठन का मतलब होता था प्रदा प्रथा। ये प्रदा प्रथा जो देखने को मिलती है इसको बोलते थे अवगुंठन उस समय। ये आपको साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये अभिज्ञान शकुंतलम से मिला है। ये किसकी भी कर दिया, किसने लिखी है, ये भी आपके कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। अस्पृश्यता का भी व्याप्ति, ये वाली जानकारी भी आपको फाहियान की जो कृति है, ठीक है, फोयू की, उसमें जानकारी देखने को मिलती है। भूमि नापने के लिए इकाई का इस्तेमाल करते जिसको कुल व्यापाप या द्रोणवाप कहते थे। ठीक है। अमरकोश में 12 तरह की भूमि बताई गई है। ठीक है। बात करते हैं मंदिरों या ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहर बोलते थे, और स्वर्ण मुद्रा को दिनार और चांदी की सिक्कों को बोलते थे रुपया को बोलते थे। किसानों पर लगने वाला कर उर्दंग कहलाता था। ठीक है। और भूमि 3 भागों में विभाजित थी। ठीक है, भूमि जो 3 भागों में विभाजित थी। भूमि जैसे कि 3 भागों में विभाजित थी। एक अर्धखील बोलते थे, खील बोलते थे, वन भूमि यानी जो 1 वर्ष तक खेती ना दे जिस पे हो उसको अर्धखील, जिस पे 3 वर्ष तक ना हो उसको खील, और जिस पे 5 वर्ष तक खेती ना हो वह वन भूमि कहलाती थी। ठीक है। तो अमरकोश में भूमि स्वामित्व यानी जो भूमि का जो मालिक होता था उसको निविधर्म, और कुषाण के समय में उसको बोलते अक्षय निविधर्म। ठीक है, बस अक्षय लग गया अगर। ठीक है। और अन्य तथ्यों की बात करते हैं, गुप्त वंश के बारे में जानकारी। ठीक है। इस काल की रचनाओं की बात करते हैं। इस काल में रचनाएं आप देखते हो। ठीक है। तो भास के द्वारा एक स्वपनवास दत्ता ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है। इसमें महाराजा उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा वर्णित है। दूसरी बात करते हैं शूद्रक। शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकट्टिकम। इसमें क्या है, इसमें चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कथा के बारे में लिखा है। तीसरे है विशाखदत्त, जिनकी पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक को मारा और अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारा और ध्रुव देवी से विवाह किया, इसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। और चौथी है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे सेलिंग बुक अगर कोई है वो पंचतंत्र है, पहली है बाइबल। ठीक है। अगली बात करते हैं, इस काल में आपके एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। आप अच्छे तरह नाम जानते हैं उनका। ठीक है। एक इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है, और इन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी मान बताया था, जो कि बिल्कुल सटीक मान उन्होंने बताया था, जो कि आज के वैज्ञानिक के द्वारा निकाला गया है। बिल्कुल सेम टू सेम मैच खाता है। ठीक है। इनकी रचना की बात करें, इनकी रचनाएं जो थी वो आपकी
आर्यभट्टियम, ठीक है। एक तो ये आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया था। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये जानकारी भी आपको इन्होंने दी थी। 365.258 दिनों की गणना इन्होंने प्रस्तुत की, जो कि आज की बिल्कुल मैच खाती है, ठीक है। बात करते हैं और उस समय के एक और कुछ अन्य तथ्य, जैसे कि ब्रह्मगुप्त, उस समय ब्रह्मगुप्त करके एक आचार्य हुआ करते थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बताया था, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ते हो कि न्यूटन ने दिया था, वो उस समय ब्रह्मगुप्त के द्वारा बता दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक ग्रंथ, ठीक है। बरामिहिर भी थे, ठीक है। ये तो जानते हो आप, बरामिहिर जो आपके नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। ये एक प्रमुख ज्योतिषविद थे, ठीक है। खगोल विज्ञान के थे, ठीक है। रचनाएं की बात करें, बृहत संहिता, बृहत जातक, ठीक है। योग माया, ये इनके द्वारा लिखी गई है। नागार्जुन एक और प्रसिद्ध उस समय थे, जिनने पारे की खोज की थी, ठीक है। तो याद रखना, पारे की खोज नागार्जुन के द्वारा की थी। धन्वंतरी, जो कि एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, ठीक है। शल्य चिकित्सा के जनक इनको माना जाता है, ठीक है। शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे, धन्वंतरी थे। और इन्हीं के शिष्य थे सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत, ठीक है। और रचना की बात करिए इनकी थी निघंट ग्रंथ, निघंट ग्रंथ, ये याद रखना, ठीक है। और इसी काल में आपके भागवत थे, भागवत, ठीक है। भागवत जो थे, ये भी एक चिकित्सक थे, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये भी, ठीक है। जिनके बारे में आप जानकारी, अगर आप राजीव दीक्षित की वीडियो देखते हो, राजीव दीक्षित जी की, तो वे भागवत का अक्सर जिक्र करते हैं, ठीक है। भागवत जी ने ये बताया, इस तरह जिक्र करते हैं, तो ये भागवत यही थे, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है वो है अष्टांग हृदय ग्रंथ, इन्होंने लिखा, ठीक है। और शालिहोत्री ने अश्वशास्त्र लिखा, यानी घोड़े की चिकित्सा बारे में। और पालकाय हस्तवैद्य ने हाथी की चिकित्सा के बारे में लिखा, ठीक है। तो इनको भी याद रखना, ठीक है, ठीक है। एक ग्रंथ मिलता है नवनीतकम करके नाम से, नवनीतकम ग्रंथ मिलता है, जो कि किसी संबंधित चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। षड्यंत्र को समझते हैं, सॉरी षड्यंत्र बोल रहा, षड दर्शन को समझते हैं। षड दर्शन, षड का मतलब होता है छः, ठीक है। जो छः दर्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, ये इसके जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुनि थे। प्रवर्तक का मतलब होता है जो आपके संस्था, वो मान सकते हो जिन्हें लिखी, ठीक है। प्रवर्तक मतलब जिसने लिखी, तो इनके प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि थे, ठीक है। द्वैतवादी दर्शन थे। द्वैतवाद का मतलब होता है कि पुरुष और परमेश्वर क्या है, ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जो द्वैतवाद बोलते हैं, ठीक है। ये परमेश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे, मतलब इसमें सांख्य दर्शन में लिखा है, ठीक है। अगले दर्शन की बात करते हैं, वो है योग दर्शन, ठीक है। जिसके प्रवर्तक पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि, जो कि सुग वंश के आपके पुष्य बुद्धि सुंग जो थे, उनके दरबारी कवि थे, वो सॉरी दरबारी कवि थे, ठीक है। और तीसरे बात करते हैं आपके न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो लिखा है, इसके प्रवर्तक कौन थे, अक्षपाद गौतम जी थे, यानी गौतम ऋषि को आप बोलते हो, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो लिखा है, इसके प्रवर्तक कौन थे आपके, ये थे उलुक, यानी कणाद जी थे। इस दर्शन को परमाणु दर्शन भी कहा जाता है, कि परमाणु के बारे में जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। परमाणु की सबसे छोटा कण जो परमाणु होता है, ये जानकारी आपको वैश्विक दर्शन में देखने को मिली है। इस कारण इनको, कणाद को क्या कहा जाता है, कि परमाणु दर्शन का जनक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा जिसके प्रवर्तक जैमिनी थे, ठीक है। वैदिक कर्मकांड पर बल देता है। इसके आचार्य को सबर स्वामी कहते हैं। सबर के आचार्य जो आचार्य थे वो सबर स्वामी थे। उत्तर मीमांसा, जिनको वेदांत का नाम दिया गया है, इनके प्रवर्तक कौन थे, बादरायण थे, ठीक है। ज्ञान पर बल दिया गया है इसमें वेदांतों में, ठीक है। ब्रह्मसूत्र की रचना की किसने, बादरायण ने, ठीक है। और इनके आचार्य जो होते वो थे गौड़पाद, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ना भूलें, ठीक है। और कल से हम आगे संगम वंश पढ़ेंगे और थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, गुप्तोत्तर काल के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।